Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 11th March 2021. Let's start the session. Our first news is तीरथ सिंह रावत इज अ न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। तो अभी आपको मैंने कल बताया था कि उत्तराखंड के जो पुराने सीएम हैं तीरेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अब रेजिग्नेशन दे दिया था अपना। तो उनकी जगह जो नए सीएम बने तीरथ सिंह रावत बने। बस आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली बने। यहाँ कोई सरकार नहीं गिरी थी। सरकार कैसे गिरती? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता। लेकिन यहाँ सीएम पद से रिजाइन दे दिया तो पार्टी ने, बीजेपी ने ही नया अपना लीडर एक इलेक्ट कर दिया जो वहाँ का नया सीएम बनेगा, जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत है। ये वहाँ के एमपी भी थे, तो अब ये बन गए तीरथ सिंह रावत। बस इतना ही जानना है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट डिफीट्स नो ट्रस्ट वोट। अब मैं कल आपको बता रहा था कि हरियाणा में कल जो था वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा था। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। कैसे आ सकता है? कम से कम 50 एमपी जब सपोर्ट करेंगे तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। इसमें रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं मतलब सरकार गिराना चाहते हैं। ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आता है, किसी एक मिनिस्टर पे नहीं आता है, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लगता है। अगर ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। सीएम को, वो सीएम हो या पीएम हो, कोई भी पद हो, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। ये पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो हरियाणा में आया था जो कि डिफीट हो गया, मतलब सरकार बची रह गई। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लाई थी वो पास नहीं हो पाया, इसलिए सरकार बची रह गई। तो ये तो क्लियर ही था। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी बस ला देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि गिरने वाला नहीं है। एज अ डिसेंट भी माना जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एज अ डिसेंट, कि हम आपका विरोध करते हैं इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। तो ये डिफीट हो चुका है। मैं कल आपको बोला ही था, पता चली जाएगा जो भी होगा। तो ध्यान रखिएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंश्योर मोशन में क्या डिफरेंस है। मैं रोज डेली समझा रहा था, आज मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी जिन बच्चों को डाउट है इन दोनों में तो कल का वीडियो देख सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में समझा दिया, सेंसर मोशन भी मैं बता ही देता हूँ। सेंसर मोशन में कोई ऐसा 50 एमपी वाली कोई कंडीशन नहीं है। इसमें रीजन बताना पड़ता है कि हम सेंसर मोशन ला क्यों रहे हैं। ये किसी सिंगल मिनिस्टर पे भी आ सकता है या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी आ सकता है। ये किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए आता है कि हमें आपकी ये पॉलिसी पसंद नहीं है इसलिए हम ये सेंसर मोशन ला रहे हैं। और जब अगर ये सेंसर मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम हो या पीएम हो तो इन सबको रिजाइन नहीं देना पड़ता। मतलब जिसके खिलाफ आ रहा है केवल वही रेजिग्नेशन देगा, पूरी सरकार नहीं गिरेगी। तो ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा सेंसर मोशन में। तो मैंने दोनों कॉन्फिडेंस मोशन बता दिए। दोनों न्यूज जो रेगुलरली आ रही है। धीरे धीरे आप देखिए ना, आपका बिल्डअप हो रहा है प्रोसेस। कल क्या हो रहा था, फिर आज क्या हुआ। कल बोल रहे थे लाया जाएगा, आज आ गया। परसों सीएम रेजिग्नेशन दिए थे, आज नए सीएम अपॉइंट हो गए। तो जब भी आप, जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, उनको ये चीजें तो याद ही हो जाएंगी। एक प्रोसेस के थ्रू होता है। अब क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधे लास्ट में क्या करेंगे, कोई बुकलेट उठा लेंगे या करंट अफेयर का कुछ ले लेंगे, मैगजीन ले लेंगे। तो उन्हें ये सब चीजें नहीं पता है। ये एक प्रोसेस के थ्रू होती हैं। जो बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको आधी चीज तो ये समझ में यहीं आ जाती होंगी कि क्यों हो रहा है ऐसा। मैं ऐसे समझाता ही हूँ डेली, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये होगा। तो ऐसे आपको जो भी बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, प्लीज वो रेगुलर फॉलो कीजिए करिए। भले एक सवाल ना आए, लेकिन जो आपका मेंस कह रहा हूँ, जो आपका एसए लिखने का स्किल है वो आपको जरूर आ जाएगा। एसए में सोचने की पावर जरूर आएगी कि कैसे सोचना है। चलिए ऐसे भी आप किसी तरह तैयार कर लेंगे, तो इंटरव्यू तो आपको ही देना है। अगर आपको ये प्रोसेस पता ही नहीं होंगे कि क्या कहाँ हो रहा है तो आप कैसे चलेगा, आप एग्जाम्पल कैसे देंगे कि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हरियाणा में भी आया था, वहां की सरकार गिर गई थी। ऐसे इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा। वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हैं, और इंटरव्यू कन्वीन 150 नंबर का ऐसा नहीं है। इंटरव्यू ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, ये और ध्यान रख लीजिएगा। रिटन में आप कितने भी नंबर स्कोर कर लें, लेकिन जो आपकी मेरिट है, आपकी पसंदीदा पोस्ट है, वो आपको इंटरव्यू ही दिलाएगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मैं विश्वास कि मानिए मेरा कि उनकी अच्छी नंबर आ सकता है। मैं इस बात का नहीं कह रहा कि उनका नंबर नहीं आ सकता, लेकिन मेरिट में आएंगे कि नहीं ये डाउट है। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं रेगुलर फॉलो, मैं बनाते कितने मिनट को, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, वो भी नहीं देख रहे हैं तो अब क्या ही बोलूँ। जो कोई बात नहीं, जितने लोग देख रहे हैं वो फायदा उठाएं। आगे चलते हैं। वर्क ऑन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन फाइनल स्टेजेस। तो ये सबसे बड़ा इंडिया का जो है, कंट्री का बिगेस्ट फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ सोलर प्लांट बनने जा रहा है। कहाँ बनने जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। जगह का नाम एनटीपीसी से बना रहा है थर्मल प्लांट एट पेड्डामपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। तो याद रखिएगा रामादुगम, ये जगह का नाम है। रामागुंदम जगह में बनना है। ये रामागुंदम जगह कहाँ पर है तो तेलंगाना में। 100 मेगावाट का है, सबसे बड़ा है इंडिया का। याद रखिएगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, नाम जरूर याद रखिएगा इसका, रामागुंदम। कहां पर है? तेलंगाना में। 100 मेगावाट का है, सबसे बड़ा है इंडिया का फ्लोटिंग सोलर प्लांट। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एलिज्ड इन एनडीए एडमिशन। आपको पता होगा कि एनडीए में केवल मेल अलाउड होते हैं। जब भी आप एनडीए का, बहुत बच्चों ने फॉर्म भी भरा होगा, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मेल एप्लीकेंट्स ही अलाउड होते हैं, उसमें फीमेल अलाउड ही नहीं होती हैं। तो अभी किसी ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया गवर्नमेंट को और यूपीएससी को पूछने के लिए कि आपने एक ये तो अलाउ कर दिया कि परमानेंट कमीशन देंगे हम वुमेन को, तो एनडीए में अलाउड क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? एनडीए का एग्जाम है, एनडीए का इतना बड़ा एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि जिन बच्चों को भी आर्मी में जाना होता है, किसी में भी जाना होता है, आर्म फोर्सेस में, तो उनका फाइनल स्टेज 12th के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है एनडीए। इससे आप सीधे ऑफिसर रैंकिंग पे जा सकते हैं। ऐसी जगह पे आपने फीमेल को अलाउड ही नहीं कर रखा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस दे दिया गवर्नमेंट को, यूपीएससी को। उन्होंने पूछा है कि आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करा है। इंडिया में आपको पता है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हमें जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। बताइए, इतने सालों से बात हो गई और किसी ने ये चीज सोची नहीं थी। अब देखिए, अब सोचने में आया तो देखिए क्या होता है, फैसला आ ही जाएगा। और मेरे को लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए। अगर एक तो होता है कि आपने परमानेंट कमीशन नहीं दिया होता वुमेन को, आपने जब वुमेन को परमानेंट कमीशन का अधिकार दे दिया है, तो फिर उन्हें एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं एनडीए में? तो एनडीए में देखते हैं क्या होता है। जो सरकार का फैसला होगा सबको मानना पड़ेगा। जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस आर्टिकल में लिखा है? चलिए, आज का सवाल यही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में लिखा है, बताएंगे। कहाँ पे इनहेरेंट है, डायरेक्ट नहीं है, कहीं इनहेरेंट है का छुपा हुआ है, तो बताएंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कौन सा फंडामेंटल राइट है। नेवी इंडेक्स थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन, तो तीसरी स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस करंज, इसको दोबारा इंडक्ट कर लिया गया है। तो नाम याद रखेंगे कौन सी इंडक्ट हुई है रिसेंटली, तो आईएनएस करंज। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, बस यही याद रखना है। आगे चलते हैं। चाइना होप्स क्वाड मीट विल बी कंडसिव टू पीस, तो अब वो तो पता ही था कि अब इंडिया क्वाड मीटिंग कर रहा है, तो चाइना वालों को मिर्ची लगी रही है। वो कह रहे हैं कि ये क्वाड मीटिंग से कुछ पीस आएगी तभी बढ़िया है, ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी डर है, क्योंकि जिनके दिमाग में डर नहीं होता वो पीस की बातें नहीं करते। एक तो होता है उन्हें डर नहीं होते तो वो इस पर स्टेटमेंट ही नहीं देते, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब उन्हें इस बात से अफेक्ट हो रहे हैं वो लोग। तो याद रखिएगा, क्वाड मीटिंग में कौन कौन आते हैं, तो इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री है जो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग करती हैं। तो चाइना ने बोला ये क्वाड्रिलेटरल मीटिंग आप कर रहे हैं, पीस लाने का काम करेगा, ना कि भड़का देगा। और इन्होंने अमेरिका से बोला कि आप बिडेन साहब से, मतलब स्पेशली, कि अभी हमारे रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, 4 साल से आपने हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तो आप आए हैं अब अच्छे तरीके से देखिए, हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, हमारे ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन है उनको हटा लीजिए। देखिए लिखा भी है, यूएस विल मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड रिमूव ऑल इट्स अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बायलैटरल कॉर्पोरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी हो सके हम पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए वो हटा लीजिए। हमने कोवैक्स को भी ज्वाइन कर लिया है, हम इतनी सारी कंट्री को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। अब इन बकलोलों से ये पूछा जाए कि आप ही पैदा कर रहे हो उसको और फिर आप ही उस पर प्रॉफिट भी कमा रहे हो। भाई कोरोना आया कहाँ से? कोरोना जो है अभी ये तो क्लियर ही नहीं है कि इन्होंने बनाया था कि हो गया, लेकिन आया चाइना से ही है। इन्होंने पहले बना लिया वो, चलिए ठीक है बना लिया, फिर इस पे उन्होंने मतलब प्रॉफिट भी कमा दिया। मास्क दे रहे हैं दूसरी कंट्री को, बेच रहे हैं, दे भी नहीं रहे। एक तो होता है कि आपने उनकी एज अ हेल्पिंग जेस्चर आपने दे दिया, नहीं बेच रहे हैं, मास्क बेच रहे हैं, वेंटिलेटर बेच रहे हैं। इनको मतलब ये चीज़ पहले से पता थी कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन में इतने वेंटिलेटर बना के दुनिया में बेच डाले। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये बात थी कि इन्होंने वेंटिलेटर कैसे बेचे, समझ में नहीं आया इतना सारा। तो अब ये कोवैक्सीन को भी कह रहे हैं कि हम इतनी कंट्रीज को बेच चुके हैं, कम से कम 69 डेवलपिंग कंट्रीज को हम अर्जेंट नीडेड पे वैक्सीन बांटे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि आपने वैक्सीन बांट दी है, आप करोगे तो भरोगे, और इस पर भी पैसा ही लेंगे ये लोग, ऐसे ही है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप रेगुलर में क्वार्ट बता रहा था इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। आगे चलते हैं। LIC ओन्ड IDBI बैंक एग्जिट PCA फ्रेमवर्क। तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि IDBI बैंक जो किसने ओन कर रखी है, तो LIC ने ही ओन कर रखी है। 4 साल पहले या 3 साल, 4 साल हो गया शायद, नहीं अभी 2-3 साल पहले ओन करा है। तो IDBI बैंक को LIC ने होल्ड करा था, मतलब होल्ड क्या करा है कि LIC जो है मेजोरिटी स्टेक होल्डर बन गई है IDBI बैंक में, इसलिए हम बोलते हैं कि उसने उसको ओन्ड कर लिया है। तो ये क्या थी IDBI बैंक, ये PCA फ्रेमवर्क में रखी गई थी। याद रखिएगा, जब भी आप RBI को पढ़ते हैं तो RBI का क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, या तो फॉर्म लगाएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन होता है PCA क्या होता है, PCA की फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसका क्या मतलब है, जब भी कोई क्या कहते हैं बैंक जिसका एनपीए कम से कम 13% से ज्यादा हो जाता है। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, अगर जैसे मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने 90 दिन तक अगर वो मेरा बैंक की जो ब्याज है या जो मूलधन है वो ओवर ड्यू हो गया,
मतलब मैंने नहीं भरा 90 दिन के अंदर अंदर, तो वो जो है वो एनपीओ घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जब भी किसी बैंक का एनपीए 13% से ज्यादा हो जाता है तो उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में आरबीआई रख देती है। याद रखिएगा, मैंने फिर से बता देता हूं, जब भी किसी बैंक का एनपीए, पहली बात है एनपीए क्या होता है, वो लोन जो हम 90 दिन तक अगर नहीं भरते हैं उसको हम एनपीए में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। फिर और 90 दिन तक नहीं भरेंगे तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाता है, और 90 दिन तक नहीं भरेंगे तो डाउटफुल एसेट हो जाता है, असेट हो जाता है, फिर और 90 दिन तक नहीं भरेंगे तो लॉस असेट हो जाता है। तो ये पूरी चेन होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है एनपीए किसे घोषित किया जाता है। अगर 90 दिन तक नहीं भरेंगे तो एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। फिर जिस बैंक का भी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 13% से ज्यादा होगा उसको पीसीए में डाल दिया जाता है। पीसीए में कौन डालता है, तो आरबीआई जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो पीसीए में अगर कोई चला जाता है तो क्या होता है कि वो बैंक जो है वो अपनी नई ब्रांच नहीं खोल सकती। याद रखिएगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं कि वो नई ब्रांच नहीं खोल सकती, ना ही अपना एक्सपेंशन कर सकती हैं, आगे बढ़ा नहीं सकती अपने आप को, ना ही ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हैं। याद रखिएगा ये सब चीज जो बता रहा हूं, ना ही ज्यादा लोन दे सकती हैं ये, और ना ही ज्यादा मार्केट से पैसा उठा सकती है। मतलब जो भी उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है वो सब लगेगा। तो ये 3-4 रिस्क होल्ड होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है कि मोर कैपिटल ऑन फॉरेन बैंक, डिस्क्रिप्शन एक्शन बाय रेगुलेटर, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, हम पैसा नहीं उठा सकते। दूसरा है हम ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते, इसका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और तीसरा है ब्रांच एक्सपेंशन तो कर ही नहीं सकते, हम मैनेजमेंट में भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते, डायरेक्टर की फीस तक एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते अगर पीसीए में जो बैंक चली जाती है। तो आईडीबीआई जो है वो पीसीए में पड़ी हुई थी बहुत सालों से, लेकिन अब इसको निकाल दिया गया है क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए अभी पीसीए से निकाल दिया है। तो याद रखेंगे पीसीए का फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होती है। इसकी वजह से आरबीआई के पास क्या पावर है मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई फिर कुछ करना ही नहीं देती उस बैंक को, ना वो नई बैंक ब्रांच बना सकती है, ना ही ज्यादा लोन उठा सकती है मार्केट से, ना ही किसी को ज्यादा लोन भी नहीं दे सकती ज्यादा। तो ये सारा प्रॉब्लम होती है अगर कोई भी बैंक पीसीए में चली जाती है, इसीलिए बैंक डरते हैं पीसीए में जाने से। पीसीए में जाने से सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। अगर ज्यादा दिन पीसीए में बैंक पड़ी रही और वो बैंक सुधरी नहीं तो आरबीआई के पास इतनी भी पावर है कि पीसीए के तहत उस बैंक को बंद भी करवा सकती है। तो याद रखिएगा पीसीए में जाने की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी सी न्यूज थी। अब आईडीबीआई बैंक अब पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं है, वो बाहर आ गई है। आगे चलते हैं। ये कल बच्चों ने बोला था कि हमें विंड्स पढ़ा दीजिए, तो मैं विंड्स की एक स्पेशल बता दिया हूँ। मैंने सारी विंड्स लिख दी हैं जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, बस यही विंड्स पूछी जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। तो प्लेन का रट्टा ही मान लीजिए, इसका और कोई जुगाड़ नहीं है। और यहाँ पे मैप में भी मैंने लोकेट कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये चिनूक वाली है, नॉटे, पंपारो और बोरा, मिस्त्रल, फोन, सिरिको, हरमटन। हरमटन को ही हम बोलते हैं डॉक्टर विंड। याद रखिएगा डॉक्टर विंड बोलते हैं क्योंकि सहारा वाले रीजन में बारिश वारिश करवाती है, इसी के लिए हम इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, क्योंकि सहारा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब ये विंड फ्लो होती है तो वहाँ बारिश होती है, इसीलिए उनको राहत पहुँचती है, इसीलिए हम उनको उसको इस विंड को बोलते हैं, हवा को डॉक्टर विंड बोलते हैं। हरमटन को डॉक्टर विंड बोलते हैं। फिर हबूब, खामसीन और ये बुरान, ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर याद रखेंगे। यहाँ पे सारी मैंने डिटेल लिख दिया है, और भी जो यहाँ लोकेट नहीं है उनको भी मैंने लिख दिया। जैसे इंडिया में जो है फेमस है वो लू फ्लो होती है गर्मियों में, तो इंडिया में ये सारी लोकल विंड है, लोकल हवाएं जो हर देश में अलग अलग नाम से कही जाती हैं। तो इंडिया में यहाँ लिखा नहीं है लू, याद रखिएगा इंडिया में लू फ्लो होती है। तो ये सारी कंट्री हैं, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन ये इंटरनेट से लिया हुआ है और ये मेरे नोट्स का पार्ट है, तो आप ये नोट्स में भी चाहे, नोट्स में मैंने क्या करा है कि अपनी एक एक कॉन्टिनेंट वाइज लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले ये जो चार हैं ये वार्म विंड से सबसे ज्यादा एग्जाम में यही चारों पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। ये छोटा सा डायग्राम भी है, देखिए डॉक्टर विंड को ये हरबटन लिखा हुआ है जो सहारा डेजर्ट के इस साइड फ्लो करती है, नीचे की साइड ऊपर सिरोको फ्लो करती है सहारा डेजर्ट के, तो ऊपर सिरोको विंड होती है, नीचे डॉक्टर विंड या हरमटन होती है, ऊपर से मिस्त्रल आ रही होती है, ये भी एक विंड का नाम है। तो ये अगेन नोट्स का पार्ट है। ये सबसे ज्यादा चार विंड याद रखिएगा, बाकी की याद हो या ना हो ये सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका में तीन जो है ये हॉट विंड है, हॉट विंड या वार्म विंड बोल सकते हैं तीन, और ये बिल्जार्ड जो है ये कोल्ड विंड है, ये यूएसए की है। ऐसे ही अमेरिका में एक जोंडा अर्जेंटीना ये वार्म विंड है, और पंपारो और नाटे ये कोल्ड विंड है, ये सब अमेरिका की हैं, याद रखिएगा साउथ अमेरिका की हैं, ठीक है। फिर एशिया में कौन कौन सी हैं, तो देखिए एशिया में सिमूम, समल, लू, गोरीच या सरमूम, ये सबका ये भी लिख रखा है कहाँ कहाँ की हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। वेस्टर्न एशिया की हैं ये हॉट विंड है। फिर कोयम्बर्ग, वर्ग, वगोया, नॉर्वेस्टर, ब्रिक फील्डर ये सारी वार्म विंड है ऑफ एशिया। फिर यूरोप में कौन कौन सी है, यूरोप की हॉट विंड ये लिख रही हैं, चार हॉट विंड यूरोप में होती हैं, और बाकी की कोल्ड विंड ये लिख रही हैं, बोरा, मिस्त्रल, बुरान, पुरगा, लेवांतर, जूरान, हबूब। तो इनसे हमेशा यूपीपीसीएस का तो ये फेवरेट सवाल है। यूपीपीसीएस का आप किसी भी साल का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें एक विंड का सवाल होता है, और यहाँ तक कि मैंने एनडीए में भी बहुत बार देखा है कि विंड से सवाल होते हैं, सीडीएस में भी देखा है, लेकिन इतना सीएपीएफ में नहीं पूछा गया, कभी भी विंड से इतने सवाल नहीं आए, तो हो सकता है कभी पूछ ले, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बता दिया। आप वीडियो पॉज करके इसको
नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को लगता है कि ये मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। सो आज की न्यूज़ इतनी थी। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। सो आज का सवाल ये है कि किस आर्टिकल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। जेंडर के मतलब मेल या फीमेल के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये एक फंडामेंटल राइट है, याद रखेंगे। एक ये फंडामेंटल राइट है जिसमें अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो कोई भी आदमी जिसका उल्लंघन हुआ है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, मेरे को फॉलो कर सकते हैं अंडर शिवम_त्यागी_ST में। एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा on Telegram and Instagram as well as subscribe on YouTube. So take care, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।